एडुविदा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट स्कीम्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके लेक्चर 7 में आज हम मार्च 2015 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारा जो पारंपरिक कृषि ज्ञान है वो जैविक संस्कृति को यानी कि जैविक खेती को अत्यधिक महत्व देता है। लेकिन 1970s के दौरान में यानी कि स्वतंत्रता के बाद का वो टाइम पीरियड जब हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, हमारा प्रोडक्शन इतना तेजी से नहीं बढ़ा कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें, हमें काफ़ी कुछ आयात करना पड़ता था। तो उस दौरान में हमने अपनी खेती का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स वगैरह का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा, ये बात तो बिल्कुल सही है, प्रोडक्शन बढ़ा, खाद्यान्न के मामले में हम लोग काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर भी हुए, लेकिन हमारे जो देश की मिट्टी है, उसकी जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, वो कहीं न कहीं रिड्यूस यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ होना स्टार्ट हो गई। तो इसी क्रम में हमारे देश की सरकार ने मार्च 2015 में एक योजना लॉन्च की जो कि परंपरागत कृषि को वहाँ पर यानी कि जैविक कृषि को वहाँ पर महत्व देती है। चलिए थोड़ी जानकारी और प्राप्त करते हैं। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इसके बेनिफिशरीज ऐसे सभी फार्मर हो सकते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं और साथ ही साथ वो एक क्लस्टर के रूप में यानी कि समूह के रूप में एक फार्मिंग करना चाहते हैं। क्लस्टर फार्मिंग अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे देश में बहुत सारे किसान हैं और उन किसानों में बेसिकली क्या है कि बहुत बड़े-बड़े किसान बहुत कम हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो किसान हैं, वो मार्जिनल या स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास खेती के छोटे-छोटे टुकड़े, वहाँ पे ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़े मौजूद हैं। तो उनमें प्रॉपर उत्पादन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कमर्शियल लेवल पर खेती करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपका कमर्शियल वे में उसको करने के लिए क्या किया गया कि जो विभिन्न प्रकार के या विभिन्न आपके फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी थोड़ी-थोड़ी भूमि है, उन सभी का एक समूह बनाकर आपका एटलीस्ट 50 एकड़ या फिर 20 हेक्टेयर के आसपास की भूमि का एक समूह बना के वहाँ पर कमर्शियल वे में ऑर्गेनिक फार्मिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये जो समूह है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये एक हमारा क्लस्टर बन गया और इस क्लस्टर में क्या करना है, सामूहिक तौर पर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को वहाँ पर बढ़ावा देंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ही ये हमारी योजना यहाँ पर लॉन्च की गई है। चलिए थोड़ी जानकारी और प्राप्त करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या है, वहाँ पर वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी सरकार के द्वारा। यह चूंकि एक केंद्र प्रायोजित योजना है तो इसका जो पूरी वित्त पोषण है वो 100% किसके द्वारा किया जाएगा, आपका 100% वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाएगा, केंद्रीय सरकार द्वारा, यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो काम किया जाता है। वहीं पर बेनिफिट्स के तौर पर देखिए तो देखिए हमारा जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो रही थी तो उसको बढ़ावा देना यानी कि वो बढ़ेगी, ये चीज़ इसका एक बेनिफिट है। वहीं पर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करने से हमारा सॉइल, वाटर एंड एयर पॉल्यूट हो गया है, प्रदूषित हो गया है, उसको रिड्यूस करना, उसमें कमी लाना और वहीं पर लोगों को हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य है। और चूंकि इसमें आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराई जाएगी तो जो फाइनेंशियल एड है वो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी मोड में सीधे बैंक अकाउंट में प्रोवाइड करा दी जाती है। चलिए थोड़ी जानकारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या-क्या चीज़ें होती हैं कि इसमें हम कहीं भी आपका एग्रोकेमिकल यूज़ नहीं करते, आपका जीएम फसलों को यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, उनको यूज़ नहीं करते। हम इसमें सिंथेटिक यानी कि जो आपके केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते। उसके स्थान पर हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर जो हमारी जो ऐसे रिसोर्सेज़ हैं, जो आपका नवीनीकृत नहीं हो सकते, नॉन रिन्यूएबल नहीं हैं, तो उनको नॉन रिन्यूएबल हैं जो आपका, तो उनको रिड्यूस करना, उनका जो उपयोग है उसको हतोत्साहित करना और वहीं पर जो आपका जो लोकल रिसोर्सेज है उनको बढ़ावा देना, आपका जो वाटर कंजम्पशन है उसको कम करना, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ावा देना, वहीं पर सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस होता है उसको भी बढ़ावा देना और ऐसे करके बहुत सारे वहाँ पर आपकी चीज़ें प्रयोग में लाई गई हैं। वहीं पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आती है क्रॉप रोटेशन। तो चलिए थोड़ा सा क्रॉप रोटेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। एग्रीकल्चर आपका दो टाइप से हो सकता है, एक होता है मोनो फार्मिंग या फिर हम उसे मोनोक्रॉपिंग भी कहते हैं। मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर लैंड में कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड यानी कि बहुत ही लंबे समय के लिए
हमने क्या करा, एक ही फसल को वहाँ पर उगाया और उससे हमें क्या होता है कि भाई थोड़ा ज़मीन में न्यूट्रिएंट की कमी भी हो जाती है, तो इसका नुकसान हमें थोड़ा-सा झेलना पड़ता है। तो इस चीज़ का उपचार के तौर पर अगर देखा जाए तो पारंपरिक तौर पे हमारे यहाँ क्रॉपिंग रोटेशन यानी कि शस्यावर्तन, फसल का जो शस्यावर्तन है उसका उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं कि पहली बार हम लोग क्या करेंगे, एक फसल उगाएँगे और उसके बाद नेक्स्ट जो अगला आपका जो क्रॉप साइकिल आएगा उसमें हम क्या करेंगे, सेम फसल उगाने के बदले हम वहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी कोई फसल उगाते हैं। और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर कम हो रहे हैं वो थोड़ा बैलेंस हो जाते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई बार किसान क्या होता है कि गेहूँ उत्पादन करने के बाद या फिर आपका चावल उत्पादन करने के बाद क्या करता है, वहाँ पर चारे की फसल उगाता है। इससे उसे 2 लाभ होते हैं, एक तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स आपका जो गेहूँ में यूटिलाइज़ हो गए, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित हो पाती है और वहीं पर दूसरा क्या होता है, आपका वो चारा जो होता है, वो कहीं न कहीं आपका जानवरों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है और दूसरा उसको अगर हम वहीं जुताई कर दी जाती है, तो वो एज़ अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी आपके लिए काम करता है। तो ये हमारा क्रॉप रोटेशन होता है। चलिए थोड़ी जानकारी और लेते हैं स्कीम के बारे में। ये हमारा जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है, यानी कि जो हमारा एक योजना चलती है जिसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी की हेल्थ के बारे में प्रबंधित करते हैं। उसमें आपने सॉइल हेल्थ कार्ड भी सुना होगा, तो ये उसी का एक सब कंपोनेंट है, जिससे मेन टारगेट हमारा क्या हो जाता है कि भाई हमारा जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाकर यानी कि ह्यूमस को बढ़ाकर उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना। चलिए थोड़ा सा फाइनेंशियल बेनिफिट भी देख लेते हैं कि लाभार्थियों को क्या-क्या मिलता है। इसमें अगर देखा जाए तो हर क्लस्टर को, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलता, हर एक क्लस्टर को मिलता है, जो कि आपका 3 साल के लिए मिलता है, प्रत्येक साल ना मिलकर 3 साल के लिए मिलता है। और इसमें आपको 3 साल के लिए क्या होता है, 50,000 रुपए प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि अगर देखा जाए उन बहुत 4 पार्ट में आपका डिवाइड कर दिए गए हैं कि जैसे 8800 रुपए जो हैं वो आपका उस क्रॉप के मैनेजमेंट में या फिर वैल्यू एडिशन करने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वहीं पर जो 31,000 का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स को खरीदने के लिए किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। और वहीं पर जो उसके 3,000 रुपए होते हैं उसका उपयोग क्या किया जा सकता है, आपका क्लस्टर मेकिंग या स्किल डेवलपमेंट में किया जा सकता है। और अदर चीज़ों के लिए 7200 रुपए का इस्तेमाल, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो वहाँ पर कितने रुपए इस्तेमाल किए जाते हैं, 50,000 रुपए फाइनेंशियल एड के तौर पर सरकार द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और आज का कोटेशन, टू इट नाउ समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, मतलब अगर कोई चीज़ करनी है तो उसे अभी कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी चीज़ को टालने का मतलब कभी नहीं करना होता है। थैंक यू वेरी मच।